वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए हिस्ट्री का सबक नंबर 6 पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से ही मैं आपको एग्ज़ाम से मुतालिक हर कंसेप्ट को क्लियर करवाऊंगी, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कोई और दूसरी वीडियो ना देखनी पड़े। इसके अलावा बच्चों, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर समझाऊँगी, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम की 100% तैयारी होगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 6, सबक का नाम है काश्तकार और किसान। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। तो देखो, इस चैप्टर में आपको इंग्लैंड, अमेरिका और हिंदुस्तान के ज़राअत के बारे में की पैदावार में किस तरह से वहाँ पर इजाफ़ा हुआ था, मशीनीकरण हुआ था, गेहूं की पैदावार में किस किस तरीके से इजाफ़ा हुआ था, और थ्रेशिंग मशीन के आ जाने से इंग्लैंड के जो मज़दूर थे वो किस तरह से बेरोज़गार हो गए थे, और वहाँ के आम लोगों ने थ्रेशिंग मशीन की मुखालफत किस तरह से की थी। याद रहेगा कि इन तीनों ही मुल्कों के अंदर गेहूं की पैदावार में किस तरीके से इजाफ़ा हुआ था, वो सभी रीज़न्स भी बताने हैं। तो बच्चों, पहले टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं, ध्यान से समझेंगे। 18वीं सदी में इंग्लैंड में दही इलाकों के लोगों के लिए आज़ाद ज़राअती निज़ाम से क्या मुराद है। याद रखोगे कि 18वीं सदी में इंग्लैंड के जो दही इलाके हैं वहाँ पर लोगों के लिए आज़ाद ज़राअती निज़ाम का क्या मतलब है, मुख्तसर तौर पर समझाना है। इस अमल को मंदरजा झेल पॉइंट्स के थ्रू समझाना है। क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहले, एक अमीर किसान के ज़रिए से एक मज़दूर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और एक काश्तकार औरत पर क्या प्रभाव पड़ा, किसका, आज़ाद ज़राअती निज़ाम का। तो बच्चों, आज़ाद ज़राअती निज़ाम का मतलब क्या है कि गाँव के अंदर कुछ सभाएं होती थी, उन सभाओं के माध्यम से किसानों को ज़मीन आवंटित की जाती थी, बांटी जाती थी। कुछ ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती थी और कुछ कम ज़रख़ेज़ होती थी, यानी कि किसानों को कम ज़रख़ेज़ और थोड़ी ज़्यादा ज़रख़ेज़ मिली जुली ज़मीन दी जाती थी, जिस पर वे खेती करते थे। तो आंसर को किस तरह से लिखोगे कि 18वीं सदी में इंग्लैंड के एक बड़े हिस्से में दही लोगों के लिए आज़ाद ज़राअती निज़ाम लागू था। ये निज़ाम भी ज़मींदारों के साथ मुंसलिक नहीं था, यानी कि ज़मींदारों से ये निज़ाम जुड़ा हुआ नहीं था। काश्तकार अपने गांव की ज़मीन के किसी एक टुकड़े पर खेती करते थे, यानी कि किसान मजदूर। हर साल एक आम अजलास, यानी कि एक सभा में हर एक काश्तकार को ज़मीन का कुछ हिस्सा दे दिया जाता था। ये ज़मीन मुख्तलिफ़ किस्म की होती थी और मुख्तलिफ़ मकामात पर होती थी। याद रहेगा कि सभा की जाती थी और इस सभा में काश्तकारों को मुख्तलिफ़ किस्म की ज़मीनें दी जाती थी, जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पर होती थी। कोशिश ये रहती थी कि एक किसान के पास बेहतर और कमतर दोनों दर्जे की ज़मीनें हों। मिली जुली ज़मीन या किसान को मुतीन पट्टी के अलावा आम ज़मीन भी दी जाती थी। सभी लोगों के पास आम ज़मीनें होती थीं। इन ज़मीनों पर सभी लोग अपने जानवर, गायें और बकरियां चरा सकते थे। याद रहेगा कि ऐसी भी ज़मीनें होती थी लोगों के लिए जिस पर सभी लोग, जो कि मिली जुली ज़मीन होती थी, उसका यूज़ सभी लोग कर सकते थे। एक तो उन्हें कम और ज़्यादा दर्जे की ज़मीन दे दी जाती थी, किसके लिए, खेती करने के लिए। इसके अलावा कुछ ज़मीनें ऐसी भी मुतीन की गई थी जिस पर आम लोग अपनी जानवर, गायें, बकरियां वगैरह चरा सकते थे। इन ज़मीनों से सभी लोग जलाने के लिए ईंधन की लकड़ी भी हासिल करते थे। दही इलाकों के सभी लोग नदी और तालाबों से मछली पकड़ सकते थे, सभी को इजाज़त थी, और आम ज़मीनों से खरगोश का शिकार कर सकते थे। गरीबों के लिए अवामी ज़मीन उनकी रोज़ी रोटी के लिए बेहद ज़रूरी थी। अवामी ज़मीन क्या है? ऐसी ज़मीन जिसमें सभी लोगों को बराबरी के साथ इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। इससे उन्हें महदूद आमदनी भी होती थी। आम ज़मीनों से कुदरती आफत के दौरान रोटी के लिए बेहद ज़रूरी थी। इससे उन्हें महदूद आमदनी भी होती थी। कुदरती आफत के दौरान
जब उनकी फसलें ख़राब हो जाती थी तो इन अवामी ज़मीन पर ही इनके जानवर पलते थे। याद रहेगा कि आज़ाद ज़राअती निज़ाम क्या था। इस निज़ाम के अंतर्गत सभा के ज़रिए किसानों को कम और ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन दी जाती थी। इसके अलावा एक अवामी ज़मीन भी होती थी जिसके अंदर किसान काश्तकार अपनी भेड़ बकरियां वगैरह चराते थे, खरगोशों का शिकार करते थे, ईंधन के लिए लकड़ी लेते थे ताकि उनकी ज़िंदगी आसानी से गुजर बसर हो सके। और अगर यदि कोई तूफ़ान या कहत वगैरह आता था जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो जाती थी तो कुछ किसान इस आम ज़राअती ज़मीन का इस्तेमाल कर उन पर जानवर पाल लेते थे अपने, जिससे उनको कुछ आमदनी भी हासिल हो जाती थी। अब है क्वेश्चन का पहला पॉइंट, एक अमीर किसान और आज़ाद ज़मीनी निज़ाम। तो 16वीं सदी से ही इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में आज़ाद और अवामी ज़मीन को माशी तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा था। कब से? 16वीं सदी से। कौन कौन सी ज़मीनों को? एक तो आज़ाद और एक अवामी ज़मीन को माशी तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा था। 16वीं सदी में जब इनकी कीमतें बढ़ने लगीं तो अमीर किसान ऊन की पैदावार को बढ़ाना चाहते थे जिससे उनको ज़्यादा मुनाफा हासिल हो सके, और वो ये भी चाहते थे कि उनकी भेड़ों की नस्लों में इस्लाह हो, सुधार हो और उन्हें अच्छा चारा भी हासिल हो। कौन चाहते थे ऐसा? अमीर किसान चाहते थे। ये किसान ज़मीन के ज़्यादातर हिस्से पर काबिज़ होना चाहते थे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर अपना कब्ज़ा करना चाहते थे अमीर किसान। इसलिए उन्होंने अवामी ज़मीनों को तकसीम करना शुरू कर दिया और अपनी खेती को दूसरों से अलग करने के लिए निशानात कायम कर दिए। और उन्होंने छोटे छोटे किसानों को जिनकी झोपड़ियाँ इन ज़मीनों पर थीं खदेड़ दिया और दीगर लोगों के दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी। देखो पहले क्या था? पहले जो आम ज़मीन हुआ करती थी उस पर सभी लोग आ जाया कर सकते थे, मगर फिर इन्होंने क्या किया कि अमीर किसानों ने उन ज़मीनों को ज़्यादा से ज़्यादा हड़पना, हथियाना, ख़रीदना शुरू कर दिया ताकि वे ऊन की खेती कर सकें, अपनी भेड़ों की नस्लों में सुधार कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकें। इसलिए इन्होंने क्या किया कि अवामी ज़मीन पर के ऊपर भी बाड़बंदी, घेराबंदी शुरू कर दी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी ज़मीन हमारी है, इसमें कोई और इंसान नहीं आ सकता। और इन्होंने क्या किया कि अवामी ज़मीन पर जिन गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई थी उनको खदेड़ कर बाहर निकाल दिया ताकि वे पूरी ही ज़मीन पर अमीर किसान अपना कब्ज़ा कर सके। तो 18वीं सदी के वसत तक घेराबंदी यानी कि बाड़बंदी यानी कि खेतों के आसपास घेरा बना देना अपनी जगह के आसपास, ये तहरीक बहुत सुस्त रफ्तार से चल रही थी। बाद में 1750 से 1850 के दरमियान तकरीबन 6 मिलियन एकड़ ज़मीन को घेरा जा चुका था। याद रखोगे कि 18वीं सदी में घेराबंदी की तहरीक क्या है? अवामी ज़मीनों के ऊपर जो अमीर किसानों ने अपनी बाड़ें लगा दी थी, बाउंड्रीज़ लगा दी थी, इसे ही घेराबंदी की तहरीक कहा गया था, जो कि 18वीं सदी के वसत तक बहुत सुस्त रफ्तार से चल रही थी। मगर बाद में 1750 से 1850 के दरमियान तकरीबन इन लोगों ने 6 मिलियन एकड़ ज़मीन को घेर लिया था। बरतानवी पार्लियामेंट अब से घेराबंदी को मज़ीद नहीं देखना चाहती थी, यानी कि अंग्रेज़ी सरकार इस घेराबंदी को और ज़्यादा नहीं देखना चाहती थी। इसलिए 4000 एक्ट कानून पास किए गए जिनसे इन घेराबंदियों को कानून की शक्ल दी जा सके। मुख्तसर तौर पर कहा जा सकता है कि ज़राअत का ये आज़ाद तरीका ख़त्म हो गया, यानी कि पहले ज़राअत का जो आज़ाद तरीका था वो ख़त्म हो गया और घेराबंदी से हासिल की गई ज़मीनों ने ज़मींदारों और सरमायादारों की जेबें बुरी तरीके से भर दी, क्योंकि उन्होंने घेराबंदी कर के ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर अपना एकाधिकार कर लिया था। तो इस बात को अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि इस घेराबंदी के लिए 4000 एक्ट कानून पास किए थे। अब क्वेश्चन का अगला पॉइंट है, एक काश्तकार खातून और आज़ाद ज़मीनी निज़ाम। तो आज़ाद ज़मीनी निज़ाम के तहत एक काश्तकार खातून अपने खाविंद और ख़ानदान के दीगर अफराद की काम करते वक्त मदद करती थी। वो अपने बच्चों की देखभाल, गायें चराना, ईंधन और फल इकट्ठा करने जैसे काम करती थी। आज़ाद ज़मीनी निज़ाम के अंतर्गत औरतें क्या करती थी? खेती बाड़ी का काम भी करती थी, घरेलू काम भी करती थी, और ज़मीनों की घेराबंदी ने इसे और भी बुरी तरह मुतासिर कर दिया था। मगर जब ज़मीनों की घेराबंदी हो गई तो ये लोग
عوامی زمین پر جانے کے لیے ترس گئے۔ ان کی خاندانی آمدنی اور سطح زندگی متاثر ہوئی اور یہ لوگ زیادہ غریب ہوتے چلے گئے اور ان کی زندگی بہت زیادہ پربھاوت ہوئی تھی۔ کیوں پربھاوت ہوئی تھی؟ کیونکہ امیر کسانوں نے زیادہ سے زیادہ زمین، جو کہ پہلے عوامی زمین ہوا کرتی تھی، اس کی گھیرا بندی کر لی تھی، اپنے ایکادھیکار میں اپنے انڈر لے لیا تھا۔ ٹیکسٹ بک کا اگلا سوال ہے سوال نمبر 2۔ مختصر طور پر سمجھائیے کہ وہ کون سی وجوہات یعنی کہ وجہیں تھیں جنہوں نے انگلینڈ میں گھیرا بندی کی تحریک کو بڑھاوا دیا۔ تو سب سے پہلے لکھو گے کہ گھیرا بندی تحریک کو بڑھاوا دینے والے عوامی مندرجہ ذیل تھے۔ یاد رکھو گے کہ یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ انگلینڈ میں گھیرا بندی کس وجہ سے کی گئی تھی۔ تو آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ اناج اور دیگر چیزوں کی مانگ بڑھ رہی تھی۔ سب سے پہلی وجہ کیا تھی کہ آبادی میں اضافہ ہو رہا تھا اور آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ اناج اور دوسری چیزوں کی مانگ بڑھ رہی تھی، اس لیے لوگ اپنی اپنی جگہوں کو محفوظ کر کے رکھ رہے تھے۔ چیزوں کی اونچی قیمتیں، زراعتی پیداوار کی اونچی قیمتیں جیسے کہ دودھ، اون اور گوشت وغیرہ نے اس تحریک کو استحکام عطا کیا، مضبوطی عطا کی۔ 19ویں صدی میں گھیرا بندی ضرور ہو گئی تھی تاکہ ایک طویل عرصے تک زمین پر سرمایہ کاری کی جا سکے، یعنی کہ ایک لمبے سمے تک زمیندار اس زمین کا استعمال کر سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں۔ اس تحریک نے سرمایہ دار کسانوں کو اور زمینداروں کو اپنا منافع بڑھانے کا موقع فراہم کیا تھا۔ انگلینڈ میں جدید زراعت کی شروعات نے بھی اس تحریک کو عروج پر پہنچایا تھا۔ یاد رکھو گے کہ انگلینڈ میں جو جدید زراعت کا طریقہ آیا تھا، مشینی کرن کا دور آیا تھا، اس کی شروعات نے بھی اس تحریک کو عروج پر پہنچا دیا تھا۔ اس میں زراعتی طریقوں میں تبدیلیاں لائی گئی تھیں، یعنی کہ کھیتی باڑی کرنے کے طریقوں میں تبدیلیاں لائی گئی تھیں۔ آزاد زمینی نظام ختم کر دیا گیا تھا اور بڑے کسانوں نے پیداوار میں اضافہ کیا اور بہت زیادہ منافع کمایا تھا۔ چھوٹے کسانوں نے اپنی زمینیں بڑے کسانوں کو بیچ دی تھیں، فروخت کر دی تھی۔ آخرکار گھیرا بندی کی وجہ سے بڑی تعداد میں غریب لوگ گاؤں چھوڑ گئے اور ان میں سے کچھ جنوبی ممالک کے وسطی علاقوں میں چلے گئے اور کچھ شہروں میں منتقل ہو گئے۔ یاد رہے گا کہ پہلے جو عام زمینیں ہوا کرتی تھیں ان پر چھوٹے کسان کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، مگر جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی، چیزوں کی مانگ میں اضافہ ہوتا گیا تو بڑے بڑے سرمایہ داروں اور بڑے بڑے زمینداروں نے گھیرا بندی کرنی شروع کر دی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ منافع کما سکیں۔ تو چھوٹے کسانوں کی زندگی اس سے بہت زیادہ پربھاوت ہو گئی تھی۔ اگر ان کے پاس چھوٹی چھوٹی زمینیں بھی تھیں تو وہ ان زمینوں کو بیچ کر دوسرے گاؤں میں جنوبی ممالک میں چلے گئے تھے یا پھر شہروں میں منتقل ہو گئے تھے چھوٹے کسان۔ تو یاد رہے گا کہ ان سبھی وجہوں نے انگلینڈ میں گھیرا بندی کی تحریک کو بڑھاوا دیا تھا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3۔ انگلینڈ میں غریبوں کے ذریعے تھریشنگ مشین کی مخالفت کیوں کی گئی تھی؟ کیونکہ تھریشنگ مشین کے آنے کی وجہ سے مزدور بے روزگار ہو گئے تھے۔ تو آنسر میں لکھو گے کہ انگلینڈ میں تھریشنگ مشین کی مخالفت اس لیے کی گئی کہ غریب لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مشینیں ان کی روزی روٹی کو چھین لیں گی اور بڑے کسان اور زمیندار گھیرا بندی تحریک میں اور اضافہ کر دیں گے تاکہ کیونکہ اب وہ ایک تو ان کو بہت زیادہ منافع ہو رہا تھا اور چھوٹے کسانوں کو کیا لگنے لگا تھا کہ اب یہ لوگ تو بہت ہی زیادہ منافع کمانے کے لیے مشینیں بھی ان کے پاس آ گئی ہیں تو یہ اور زیادہ زمینیں ہڑپ لیں گے۔ تو اسی وجہ سے جو چھوٹے کسان تھے وہ ان مشینوں کی مخالفت کر رہے تھے، پسند نہیں کر رہے تھے ان مشینوں کو۔ عام آدمی، مزدور، غریب کسان، کاشتکار اور مزدور خواتینوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور اپنے اپنے روزگار کے لیے ان کو بہت زیادہ جدوجہد کرنی پڑ رہی تھی۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اب تھریشنگ مشین آ گئی تھی۔ تھریشنگ مشین بہت سارے لوگوں کا کام اکیلے ہی کر رہی تھی، اب زیادہ مزدوروں کی ضرورت نہیں تھی، جس وجہ سے بے روزگاری پھیل گئی تھی کیونکہ چھوٹے کسانوں کے پاس تو اب اپنی زمین بچی نہیں تھی، بڑے کسانوں نے زیادہ تر زمینوں کی گھیرا بندی کر کے ان کو ہڑپ لیا تھا۔ اگلا سوال ہے کپتان سوئنگ کون تھا؟ اس کا نام کس بات کی علامت ہے؟ تو دیکھو، کپتان سوئنگ ایک اپنے آپ سے بنایا گیا ایک نام تھا کیونکہ یہ نام مزدور استعمال کرتے تھے، یعنی کہ اگر کوئی بڑا زمیندار جب تھریشنگ مشین خریدتا تھا تو اس کو دھمکی دینے کے لیے انگلینڈ کے جو غریب کسان ہوتے تھے خط لکھتے تھے اور خط میں ان کو دھمکی دیتے تھے۔ اور خط کس کے نام سے لکھتے تھے؟ یہ جو کہ ایک جھوٹا اپنے آپ میں جو متھ ہوتا ہے اپنے آپ میں بنایا ہوا نام تھا، کپتان سوئنگ سنگھ۔ تو آنسر میں لکھو گے کہ کپتان سوئنگ ایک تاثراتی نام تھا جو کامکاروں کے ذریعے
उन डरावने ख़तों में लिखा जाता था जो अमीर लोगों को थ्रेशिंग मशीन के इस्तेमाल की मुखालफत में लिखे जाते थे। ख़त किसे लिखे जाते थे? अमीर किसानों को थ्रेशिंग मशीन की मुखालफत में लिखे जाते थे। ये नाम मज़दूरों की नाराज़गी और गुस्से को बड़े किसानों या ज़मींदारों के ज़रिए मशीनों के इस्तेमाल की मुखालफत की अलामत था। याद रहेगा कि धमकी वो किस नाम से देते थे? जो छोटे छोटे किसान थे बड़े बड़े ज़मींदारों को ख़त में लिखकर, कप्तान स्विंग के नाम से। यहाँ पर कौन से देश की बात हो रही है? इंग्लैंड देश की बात कर रहे हैं हम इस टॉपिक के अंदर। इंग्लैंड के किसान और मज़दूर जो छोटे छोटे होते थे वो ऐसा किया करते थे उस टाइम पर। टेक्स्ट बुक का अगला सवाल है कि मुत्तहिदा अमेरिका में पनाह गज़नियों के मगरबी इलाके में फैलाव के क्या असरात मुरतब हुए? तो जवाब में लिखोगे कि 18वीं सदी के आखिर में जब इंग्लैंड में अवामी ज़मीनों की घेराबंदी हो रही थी तो इस वक्त अमेरिका में मुस्तकिल ज़राअत की तरक्की नहीं हो पा रही थी। देखो, जिस वक्त इंग्लैंड के अंदर ज़मीनों की घेराबंदी हो रही थी तो उस वक्त अमेरिका में मुस्तकिल ज़राअत की तरक्की नहीं हो पा रही थी। तो 1970 की दिहाई तक अमरीकी बस्तियां मशरिक़ में साहिली इलाकों तक ही महदूद थीं। बच्चों, पहले सवाल का मतलब समझो कि यहाँ पर क्या कहा गया है। कि यहाँ पर कहा गया है कि अमेरिका के जो लोग थे मगरबी इलाकों में फैल गए थे, और अमेरिका के लोगों के मगरबी इलाकों में फैलने की क्या वजह थी? तो सबसे पहली वजह क्या थी कि 18वीं सदी के आखिर में जब इंग्लैंड में अवामी ज़मीनों की घेराबंदी हो रही थी तो उस वक्त अमेरिका की ज़रूरत की तरक्की नहीं हो रही थी। तो 1970 की दहाई तक गोरे लोगों की अमरीकी बस्तियां मशरिक़ में साहिली इलाकों तक ही महदूद होती थी। याद रखोगे कि गोरे अमरीकी लोगों की बस्तियां उस वक्त सिर्फ मशरिक़ के साहिली इलाकों तक ही महदूद होती थी। मगर इन्होंने क्या किया था कि 20वीं सदी के शुरू में मुत्तहिदा रियासत-ए अमेरिका की ज़मीनों में तब्दीलियां लाई गईं। अमरीकी लोग मगरिब की तरफ बढ़ने लगे और मगरबी साहिल पर बस गए। इन्होंने क्या किया कि गोरे लोगों ने आदिवासियों को भगा दिया और अपनी ज़मीनों पर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया, उन ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया ताकि वे खेती बाड़ी को सही तरीके से कर सकें, उन्हें अच्छी ज़मीनें प्राप्त हो सकें। अमरीकी ज़राअती पैदावार के सिलसिले में दुनियावी बाज़ार में छा गया। याद रखोगे कि अमेरिका ज़राअती यानी कि खेती बाड़ी की पैदावार के सिलसिले में पूरी दुनिया के बाज़ार पर छा गया। ज़राअती पैदावार की तारीख़ गोरे पनाह गज़ीनों के मगरबी फैलाव से मुताल्लिक़ है। यानी कि इन लोगों ने क्या किया था, अभी मैंने आपको बताया था कि ये लोग मगरबी साहिल पर आकर ज़बरदस्ती बस गए थे और आदिवासियों को वहाँ से भगा दिया था। अमेरिका की जंग के बाद और मुत्तहिदा रियासत-ए अमेरिका के क़याम के बाद अमरीकी मगरिब की तरफ बढ़ने लगे थे, मगरबी रियासतों की तरफ। इस वक्त जेफरसन 1800 में अमेरिका का सदर मुंतखब हुआ था। जिस टाइम पर अमरीकी गोरे लोग मगरबी इलाकों में जा रहे थे तो उस वक्त अमेरिका का सदर कौन था? जेफरसन, जो कि 1800 में अमेरिका का सदर मुंतखब हुआ था। तब तक तकरीबन 7 लाख लोग एटेशन पठार पर मुंतकिल हो चुके थे। जंगलात की लकड़ी दरामद के लिए काटी जा रही थी। दूसरे मुल्कों में भेजने के लिए चमड़ों के लिए जानवरों का शिकार किया जा रहा था और पहाड़ों से कानकनी करके सोना और मादनियात निकाला जाता था। उस टाइम पर कौन निकालते थे ये सब सोना? गोरे अमेरिकी लोग। किस जगह पर जाकर? मगरिब की तरफ जाकर। मगरिब में पहले कौन रहा करता था? मगरिब की सिमतों के अंदर आदिवासी रहा करते थे, पर इन लोगों ने उन्हें वहाँ से ज़बरदस्ती भगा दिया था ताकि वे उस जगह का फ़ायदा उठाकर मुनाफा हासिल कर सकें। आगे लिखोगे कि 1800 की दहाई के बाद अमेरिका की हुकूमत ने एक पॉलिसी तैयार की जिसके तहत अमरीकी इंडियन वहाँ से मगरिब की तरफ जा सकते थे। इस पॉलिसी के तहत काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गईं और इस पॉलिसी के तहत अमरीकी इंडियन ज़मीनों को छोड़कर मगरिब की तरफ जा सकते थे। अब जैसे ही अमरीकी इंडियन पीछे हटे तो गोरे लोग फिर से आगे बढ़ गए और ये लोग एटलेशियन पठार पर बस गए और मिसिसिपी नदी की घाटी में आगे बढ़ते चले गए। यानी कि गोरे लोग उन सभी जगहों पर अपना एकाधिकार जमाते गए जो कि ज़मीनें ज़रख़ेज़ थीं। जैसे ही इंडियन अमरीकी लोग पीछे हटे तो इन लोगों ने फिर से अपना एकाधिकार एटलेशियन पठार पर जमा लिया और मिसिसिपी नदी की घाटी में आगे बढ़ते चले गए।
अगला सवाल है, मुत्तहिदा रियासत हाई अमेरिका में फसलों की कटाई मशीनों के ज़रिए करने के फ़ायदे और नुकसानात बताने हैं। तो आंसर में लिखोगे कि अमेरिका में फसलों की कटाई मशीनों के ज़रिए किए जाने के फ़ायदे और नुकसानात मंदरजा झेल थे। तो पहले फ़ायदा लिखेंगे कि मुत्तहिदा रियासत हाई अमेरिका में गेहूं की पैदावार में बेशुमार इजाफा हुआ, जिसकी वजह से इसकी कटाई मशीनों के ज़रिए से ही मुमकिन थी। क्योंकि ज़्यादा पैदावार हो गई थी तो मशीनों के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आसानी से काटी जा सकती थी। 20वीं सदी के आखिर तक अमेरिका के किसान ग्रेट प्लेन ट्रैक्टर चलाने लगे थे। तो 20वीं सदी तक अमेरिका के किसान क्या चलाने लगे थे? ट्रैक्टर चलाने लगे थे। फसल पक जाने के बाद काट ली जाती थी। 1830 की दहाई के पहले खेतों में सैकड़ों मजदूर दराती से के ज़रिए काम करते थे। याद रखोगे कि 1800 की दहाई से पहले खेतों में सैकड़ों मजदूर फसलों की कटाई किस चीज़ से करते थे? जब मशीनें नहीं थी तो दराती से किया करते थे। जब 1831 में मैककॉर्मिक ने फसल काटने की पहली मशीन ईजाद की, जो कि एक दिन में 16 मजदूरों के बराबर फसल काट सकती थी। आगे लिखोगे कि 20वीं सदी की शुरू में बहुत से किसान मुश्तरका हार्वेस्टर का यानी कि मशीनों का इस्तेमाल करने लगे, जिससे 15 दिन में 500 एकड़ ज़मीन का गेहूं काटा जा सकता था। बड़े किसानों को इन मशीनों से बहुत फ़ायदा होता था और इनकी मजदूरी बच जाती थी। याद रहेगा कि मशीनों के हमने यहाँ पर सारे फ़ायदे लिख दिए कि किस तरह से एक मशीन एक दिन के अंदर 500 एकड़ ज़मीन का गेहूँ काट सकती थी। अब इसके नुकसानात हैं। अमेरिका में गरीब किसानों और मज़दूरों को इन मशीनों से काफ़ी तकलीफ़ पहुंची। जिन लोगों ने कर्ज़ पर मशीनें ख़रीदी थी वे कर्ज़ अदा नहीं कर पाए और सैकड़ों किसानों ने ज़मीनें छोड़ दी और नौकरी की तलाश में निकल गए। मशीनों के आ जाने से बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ। बेरोज़गारों के लिए मुलाज़मतें हासिल करना बिल्कुल मुश्किल हो गया था। पहली आलमी जंग के बाद पैदावार में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ, जिससे ज़ायद बहुत ज़्यादा पैदावार जमा हो गई। ख़रीदार कम बचे, जो गोदामों में भर दी गई और भारी मिकदार में गेहूं और मक्का मवेशियों को खिलाया गया। गेहूं की कीमतें गिर गईं और गेहूं पैदा करने वाले किसान बर्बाद हो गए। नुकसान क्या हुआ था? याद रखना कि पहली आलमी जंग के बाद सभी देशों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, तो उस टाइम पर इतना ज़्यादा अनाज पैदा हो गया था कि जिन्हें गोदामों में भर दिया गया था, क्योंकि ख़रीदार बहुत कम हो गए थे। तो इस वजह से गेहूं और मक्का मवेशियों को खिला दिया गया, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से गेहूं की कीमतें गिर गई थी और किसान बर्बाद हो गए थे। तीन नुकसानात याद रहेंगे कि मशीनों की पहली बात तो वो कीमत अदा नहीं कर पाए थे, बहुत महंगी मशीनें थीं, इतना उन्हें फ़ायदा नहीं हो पाया था क्योंकि ख़रीदार कम हो गए थे पहली आलमी जंग के बाद और अनाज बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। टेक्स्ट बुक का अगला सवाल है कि अमेरिका के दही इलाकों की रोटी की टोकरी से गर्द के कटोरे में तब्दील होने से क्या सबक मिलता है? यानी कि देखो, पहले अमेरिका के अंदर गेहूं की पैदावार बहुत ज़्यादा हो गई थी, मगर वो फिर किस तरह से गर्द के कटोरे में तब्दील हो गई थी, किस तरह से उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो यहाँ पर लिखोगे कि इससे हमें सबक मिलता है कि हमें कुदरती माहौलियाती यानी कि कुदरत के बैलेंस को, तवाज़न की अहमियत को समझना चाहिए। सबसे पहला सबक क्या मिलता है कि हमें कुदरती माहौलियाती तवाज़न की अहमियत को समझना चाहिए। हमें जंगलात को अंधाधुंध काट कर ज़्यादा ज़मीन पर खेती करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अमेरिका के वसी मैदानों में गेहूं की खेती की तोसी ने कई मसाइल पैदा कर दिए थे। याद रहेगा कि अमेरिका के वसी मैदानों में गेहूं की पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए बहुत सारे मसले पैदा हो गए थे। 1930 की दहाई में गर्द भरी आंधियों ने जनूबी मैदानों से मिट्टी का कटाव करना शुरू कर दिया था। बर्फीले तूफान भी चलने लगे थे। जंगल तो अब रहे नहीं थे जो मिट्टी के कटाव को रोक सके। तो 1930 के पास तो एक दिन के बाद दूसरे दिन हर साल तूफान आने लगा था। जैसे ही आसमान में गर्द उड़ती थी तो लोग अंधे हो जाते थे और जानवर दम घुटकर मर जाते थे। चारों तरफ मुर्दा जानवरों और परिंदों की लाशें पड़ी रहती थी, क्योंकि कुदरती तवाज़न वहाँ का बिल्कुल बेकार हो गया था, क्योंकि वहाँ के लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जंगल काट कर ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी गेहूँ उगाना शुरू कर दिया था। अगर हमें कहत से भी छुटकारा पाना है तो हमें जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। कहत किसे कहते हैं? सूखा पड़ने को, बारिश ना होने को। अगर जंगलात नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी।
अगला सवाल है, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के किसानों को अफ़ीम पैदा करने के लिए क्यों मजबूर किया था? यानी कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के किसानों को ज़बरदस्ती अफ़ीम की खेती करने के लिए क्यों मजबूर किया था? तो ध्यान से सुनेंगे कि जब अंग्रेज़ों ने बंगाल पर कब्ज़ा कर लिया तो उन्होंने वहाँ की ज़मीन पर अफ़ीम पैदा करने का इरादा कर लिया था। कहाँ पर? बंगाल की ज़मीन पर, क्योंकि अफ़ीम का बाज़ार चीन में काफ़ी फैल चुका था। किसान ना चाहते हुए भी अफ़ीम पैदा करते थे। बंगाल और बिहार के किसान गरीब किसान थे जिनके पास रोज़ी रोटी के ज़्यादा वसाइल नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि हमें रोज़ी रोटी मिल जाएगी। उनके लिए माल गुजारी की अदायगी और ख़ानदानी ज़रूरतों को पूरा करना मुश्किल काम था। तो 18वीं सदी की दिहाई में गांव का मुखिया किसानों को अफ़ीम पैदा करने के लिए पेशगी रकम देता था, जो कि उसे अंग्रेज़ देते थे मुखिया को। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लालच में आकर लोग पहले से पेशगी यानी कि एडवांस रकम लेकर अफ़ीम पैदा करते थे। इससे उन्हें रोज़गार भी मिल जाता था क्योंकि वो मजबूर थे, और इससे अंग्रेज़ों को बेइंतहा फ़ायदा होता था। अगले सवाल को ध्यान से सुनेंगे, हिंदुस्तानी किसान अफ़ीम पैदा करने से क्यों नफ़रत पैदा करते थे? तो हिंदुस्तानी किसानों के अफ़ीम ना पैदा करने की वजह मंदरजा झेल थी। अफ़ीम की फसल अच्छी ज़मीनों पर पैदा की जाती थी और ये ज़मीनें गांव के नज़दीक और ज़रख़ेज़ होती थी। किसान इन ज़मीनों पर पहले दालें उगाया करते थे। अफ़ीम की खेती की वजह से दालों की पैदावार नहीं की जा सकती थी, इसलिए दालें घटिया ज़मीनों पर पैदा की जाने लगी थी। बहुत से किसानों के पास ज़मीनें नहीं थी। अच्छी ज़मीनों के लिए उन्हें ज़्यादा गुजारी नहीं देनी पड़ती थी। अफ़ीम की खेती के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती थी, बल्कि दाल वगैरह की या दूसरी खेती आसानी से हो जाती थी। क्योंकि अफ़ीम की खेती को पैदा करना एक मुश्किल काम है, इसलिए किसानों को दीगर फसलों के मुकाबले में अफ़ीम की खेती करना मुश्किल लगता था। बरतानवी हुकूमत अफ़ीम पैदा करने वालों को उसकी बहुत ही कम कीमत अदा करती थी, इसलिए अफ़ीम का पैदा करना किसानों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा था, जिसे किसान पैदा करना ज़रूरी नहीं मान रहे थे, मगर अंग्रेज़ों की ज़बरदस्ती करने पर वे इसे पैदा कर रहे थे, उगा रहे थे। इस उगाने के लिए, पैदावार करने के लिए मजबूर थे। अगला सवाल है कि किस मुल्क में सबसे पहले ज़राअती इनकलाब आया था? तो बरतानिया में ज़राअती इनकलाब सबसे पहले आया था। ज़राअत की पैदावार में सबसे पहले इजाफ़ा बरतानिया में हुआ था। मुख्तसर तौर पर बताइए कि थ्रेशिंग मशीन के मालिकों को मज़दूरों के ज़रिए किस तरह की धमकी दी जाती थी? तो जवाब होगा, एक ख़त के ज़रिए इस जुमले में धमकी दी जाती थी कि आपको इत्तला दे दी जाती है कि अगर आपने अपनी थ्रेशिंग मशीन को तबाह ना किया तो हम मज़दूरों के ज़रिए इसे तबाह करवा देंगे, इसलिए आप अपनी मशीनों को खुद ही तबाह कर दें। इस तरह की धमकियाँ दी जाती थी। अगला सवाल है, 16वीं सदी की पुरानी घेराबंदियों और 18वीं सदी की नई घेराबंदियों में फ़र्क बताना है। नई घेराबंदी पुरानी घेराबंदी से मुख्तलिफ थी। 16वीं सदी की घेराबंदी, जिसमें भेड़ बकरियों को पालने में बढ़ावा मिलता था, उसे 18वीं सदी में अनाज पैदा करने के लिए घेर लिया गया था। पहले देखो, जो घेराबंदी की जाती थी वहाँ पर भेड़ वगैरह को पालने में बढ़ावा मिलता था, मगर जो 18वीं सदी में घेराबंदी की गई थी वो किस लिए की गई थी? अनाज को पैदा करने के लिए, अनाज की पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए। नई घेराबंदी कई तरीक़ों से होने लगी, जो वक्त की तब्दीली की एक अलामत बन गई थी। अब अगला सवाल है, 2 वजूहात देकर बताइए जिनकी बिना पर 18वीं सदी में इंग्लैंड में घेराबंदी ज़रूरी हो गई थी। ठीक 2 रीज़न बताने हैं कि 18वीं सदी में घेराबंदी इंग्लैंड में क्यों ज़रूरी हो गई थी। तो घेराबंदी ने अमीर किसानों को अपने कंट्रोल की ज़मीनों को बेहतर करने के लिए दे दिया, क्योंकि बेहतर बाज़ार के लिए ज़्यादा पैदावार ज़रूरी थी। देखो, सबसे पहली वजह क्या थी कि घेराबंदी इंग्लैंड में क्यों कर ली गई थी कि लंबे अरसे तक सरमायादारी की जा सके, लंबे अरसे तक वहाँ से ज़मीनों से फ़ायदा उठाया जा सके, खेती बाड़ी की जा सके, अपने मवेशी पाल कर उनकी खेती की जा सके। तो ज़मीन पर तवील अरसे के लिए सरमायाकारी करने की वजह से इंग्लैंड में घेराबंदी ज़रूरी कर दी गई थी। घेराबंदी ने अमीर किसानों को अपने फ़ायदे की ज़मीनों को, अपने कंट्रोल की ज़मीनों को बेहतर करने के लिए दे दिया था, क्योंकि बेहतर बाज़ार के लिए ज़्यादा पैदावार ज़रूरी होती है। इसलिए इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों पर जंगलों को काट कर ज़राअत करनी शुरू कर दी थी, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो।
اگلا سوال ہے کہ امریکہ میں کب اور کس نے فصل کاٹنے کی مشین کو ایجاد کیا تھا؟ تو سائرس میک کارمیک نے 1831 میں ایجاد کیا تھا۔ کس نے؟ سائرس میک کارمیک نے 1831 میں۔ اگلا سوال دھیان سے سنیں گے کہ انگلینڈ میں کون سی 2 صدیوں میں زراعت میں ترقی ہوئی تھی؟ تو 18ویں اور 19ویں صدی میں انگلینڈ میں زراعت میں سب سے زیادہ ترقی ہوئی تھی۔ کپتان سوئنگ کون تھا؟ تو کپتان سوئنگ ایک تاثراتی کپتان تھا جس کا استعمال انگلینڈ میں مخالفوں کے ذریعے امیر کسانوں کو دھمکی دینے کے لیے کیا جاتا تھا۔ اس کے نام سے امریکہ 18ویں صدی کے اواخر میں کل جنگلاتی زمین اور گھاس کی زمین کی کیا حالت تھی؟ یاد رہے گا کہ امریکہ میں 18ویں صدی کی شروعات میں اواخر میں جنگلاتی زمین اور گھاس کی زمین کی کیا حالت تھی؟ تو 18ویں صدی کے اواخر میں جنگلات 800 ملین ایکڑ زمین پر تھے جبکہ گھاس کی زمین 600 ملین ایکڑ پر مشتمل تھی۔ امریکہ میں کس نے اور کب فصل کاٹنے کی مشین؟ تو میں نے بتایا تھا ابھی سائرس میک مارک نے 1931 میں کی تھی۔ چلتے ہل کے بارے میں مختصر طور پر بتانا ہے۔ تو چلتے ہل کا سامنے کا حصہ پہیوں پر ٹکا رہتا تھا جس کے پیچھے پکڑنے کا ایک ڈنڈا ہوتا تھا۔ اس سے ہل چلانے والے کو کافی مدد ملتی تھی۔ سوئنگ لیٹر کا ایک خط جو تھریشنگ مشین کے مالکوں کو دھمکی کی شکل میں انگلینڈ کے مزدوروں کے ذریعے لکھا جاتا تھا۔ تو سوئنگ لیٹر ایک بہت بڑی دھمکی کی مثال ہے جو تھریشنگ مشین کے مالکوں کو دی گئی تھی۔ اس کی مثال مندرجہ ذیل ہے۔ تو کس طرح سے لکھا جاتا تھا کہ آپ کا نام کالی کتاب میں کالے دل میں ہے اور آپ کو اور آپ جیسے لوگوں کو یہ صلاح دی جاتی ہے جو اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کے بلیک گارڈ دشمن ہیں۔ تم نے وہ نہیں کیا جو کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر انہیں تھریشنگ مشینیں رکھنے سے روکا جا رہا تھا اور بڑے کسانوں کو دھمکی دی جا رہی تھی کہ تم اپنی مشینوں کو اپنے آپ ختم کر دو ورنہ ہم آ کر ان کو خود برباد کر دیں گے۔ اگلا سوال ہے کہ تھریشنگ مشین کی شروعات سے انگلینڈ کے زراعتی نظام اور بے روزگار لوگوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے تھے؟ یعنی کہ انگلینڈ میں تھریشنگ مشین آنے سے زراعتی نظام پر اور بے روزگار لوگوں پر کیا پربھاؤ پڑا تھا، کیا ایفیکٹ پڑا تھا؟ تو لکھو گے تھریشنگ مشین کی شروعات سے وہاں کے بے روزگار لوگوں پر مندرجہ ذیل اثرات مرتب ہوئے۔ نیپولین سے جنگ کے دوران انگلینڈ میں گیہوں کی قیمت میں اضافہ ہو گیا تھا اور کسانوں نے زراعتی پیداوار میں بھی اضافہ کر لیا تھا۔ محنت کم کرنے کی ڈر کی وجہ سے نئی تھریشنگ مشینیں خریدی گئی تھیں تاکہ مزدوروں کی کمی محسوس نہ ہو اور ان پر انحصار نہ رہنا پڑے۔ تھریشنگ مشینیں کس وجہ سے استعمال میں لائی جا رہی تھیں؟ تاکہ محنت کم ہو اور مزدوروں کی کمی بھی محسوس نہ ہو، کیونکہ نیپولین سے جنگ کے دوران انگلینڈ میں گیہوں کی قیمت میں اضافہ ہو گیا تھا اور کسانوں نے زراعتی کھیتی باڑی کی پیداوار میں اضافہ کر لیا تھا۔ اگلا ہے 1850 میں نیپولین سے جنگ کے بعد ہزاروں سپاہی لوٹ کر گاؤں واپس آئے تھے۔ انہیں اپنی روزی کے لیے کام کی ضرورت تھی، لیکن یہ وقت ایسا تھا جب اناج یورپ سے انگلینڈ میں آ رہا تھا۔ یہ وقت کیسا تھا؟ اس وقت اناج یورپ سے انگلینڈ میں آ رہا تھا، اناج کی قیمتیں گر گئی تھیں اور انگلینڈ میں زراعتی بحران پیدا ہو گیا تھا۔ کسانوں نے پیداوار پر روک لگا دی، مزدوری میں کٹوتی کر دی گئی، نتیجہ بے روزگاری میں اضافہ ہوتا گیا اور غریبوں کے لیے تھریشنگ مشین نقصان دہ ثابت ہونے لگی، کیونکہ تھریشنگ مشین کے ذریعے سے ہی 10 15 20 لوگوں کے ذریعے کا کام صرف اکیلی ایک دن میں تھریشنگ مشین کر رہی تھی۔ ملک میں دہشت گردانہ واقعاتوں میں اضافہ ہونے لگا تھا اور اسی دوران کپتان سوئنگ نے ملک میں فساد برپا کر دیے تھے، تھریشنگ مشینوں میں آگ لگانی شروع کر دی تھی کیونکہ بہت سارے لوگ بے روزگار تھے۔ اگلا سوال ہے، دھیان سے سنیں گے کہ 18ویں صدی کی آخری دہائیوں میں امریکہ کے حقیقی باشندوں کی زندگی کیسی تھی؟ تو امریکہ کے حقیقی باشندے 18ویں صدی میں کچھ خانہ بدوش تھے اور کچھ مستقل رہائش اختیار کر چکے تھے۔ ان میں کچھ شکار، مچھلی پکڑنا اور انہیں جمع کرنے وغیرہ پر انحصار کرتے تھے، تو دوسرے مکہ دالیں اور تمباکو وغیرہ پیدا کرتے تھے۔ یاد رہے گا ان میں سے کچھ لوگ شکار کرتے تھے اور کچھ پیداوار کرتے تھے۔ امریکہ کے کچھ باشندے ماہر شکاری تھے جو یورپین تاجروں کو اود پلاؤ وغیرہ بھیجتے تھے۔
याद रहेगा कि 18वीं सदी के आखिर की दिहाई में अमेरिका के लोगों की ज़िंदगी कैसी थी। पहले वो क्या करते थे, शिकार करते थे, या फिर पहले खाना बदोशों के रूप में रहते थे, या फिर कुछ लोग मुस्तकिल तौर पर रिहाइश भी इख्तियार कर चुके थे। कुछ लोग या तो शिकार करना पड़ता था, शिकार पर इन्हिसार थे, या फिर खेती बाड़ी पर। इसके अलावा अमेरिका के कुछ बाशिंदे माहिर शिकारी थे जो कि यूरोपियन मुल्क के ताजिरों को ऊद बिलाव पकड़ कर देते थे। मुत्तहिदा रियासत हाई अमेरिका में 20वीं सदी की पहली दिहाई में गेहूं की पैदावार में अचानक इजाफा कैसा हो गया था। तो 1910 में अमेरिका में तकरीबन 45 मिलियन एकड़ ज़मीन पर गेहूं की खेती की जाती थी। 9 साल बाद ये रकबा बढ़ाकर 74 मिलियन एकड़ हो गया था। तो इस वक्त तक मैदानी इलाकों के ज़्यादातर हिस्से पर गेहूं पैदा किया जाता था। तो देखो, पहले कम ज़मीनी हिस्से पर खेती की जाती थी 45 मिलियन एकड़ ज़मीन पर, और फिर बाद में 74 मिलियन एकड़ ज़मीन पर की जाने लगी। तो इससे तो पैदावार बहुत ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से अमेरिका में पैदावार में, गेहूँ की पैदावार में इजाफ़ा हुआ था। कई बड़े किसान 200 से 2000 से 13,000 एकड़ नीची ज़मीन पर भी गेहूं पैदा करते थे। यानी कि कुछ बड़े किसानों ने इतनी ज़्यादा ज़मीनें घेर ली थी कि वे 2000 से 13,000 एकड़ ज़मीन पर गेहूं पैदा करते थे, जिससे गेहूं की पैदावार में भी ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो पाया था। अगले सवाल को ध्यान से सुनेंगे कि 19वीं सदी के अवाखिर में मुत्तहिदा रियासत हाई अमेरिका में अचानक गेहूं की पैदावार में इजाफा क्यों हो गया था। तो 19वीं सदी के अवाखिर में मुत्तहिदा रियासत हाई अमेरिका में गेहूं की अचानक पैदावार में इजाफे की वजह मंदरजा झेल थी। शहरी आबादी में इजाफा। सबसे पहले क्या, शहरी आबादी में इजाफा। बच्चों, इसके 3 इंपॉर्टेंट रीज़न हैं। पहला क्या, शहरी आबादी में इजाफे की वजह से, गेहूं की कीमतों में इजाफे की वजह से, और फिर तीसरा रीज़न है पहली आलमी जंग की वजह से। याद रखोगे कि 19वीं सदी के अवाखिर में मुत्तहिदा रियासत हाई अमेरिका में अचानक गेहूं की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा क्यों हो गया था। पहला रीज़न है शहरी आबादी में इजाफा हुआ था, दूसरा गेहूं की कीमतों में भी इजाफा हो गया था, और तीसरा रीज़न है पहली आलमी जंग। तो शहरी आबादी में इजाफा 19वीं सदी के अवाखिर में गेहूं की पैदावार में अचानक इजाफे की वजह शहरी आबादी में इजाफा था। शहरी आबादी सिफ्तकारी, माली इदारों की तामीर, ज़राअत की जदीदकारी की वजह से बढ़ रही थी। आबादी के इस इजाफे ने गेहूं की मांग में भी इजाफा क्या कर दिया था। याद रहेगा कि जब आबादी में इजाफा हुआ तो गेहूं की मांग में भी इजाफा हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं पैदा किया जाने लगा, जिस वजह से गेहूं की पैदावार में इजाफा हो गया था क्योंकि मांग ज़्यादा थी। गेहूं की कीमतों में इजाफा, तो गेहूं की ज़्यादा मांग की वजह से उसकी पैदावार में इजाफे के साथ साथ कीमतों में भी इजाफा हो गया था। और किसी भी चीज़ की कीमत में इजाफा उसकी मांग पर इन्हिसार करता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग गेहूं क्यों पैदा कर रहे थे, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, क्योंकि उस टाइम पर गेहूं की मांग इस वजह से ज़्यादा थी क्योंकि शहरी आबादी में इजाफा हो गया था। रेलवे की तरक्की ने गेहूं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी पैदा कर दी थी। रेलवे की वजह से भी गेहूं की पैदावारी इलाके से फ़रोख्त करने के लिए मराकज़ तक आसानी से पहुंचाया जा सकता था। अब है पहली आलमी जंग। तो 1910 से 1920 तक गेहूं की ज़राअत के तहत ज़मीनें 45 मिलियन एकड़ से बढ़कर 74% बढ़ गई थी और नई मशीनों का इस्तेमाल होने लगा था। ये भी गेहूं की पैदावार में इजाफे का सबब था। देखो, पहले कम ज़मीन पर खेती की जाती थी, मगर पहली आलमी जंग के बाद ज़्यादा ज़मीन पर खेती की जाने लगी, जिस वजह से गेहूं की पैदावार में इजाफा हो गया था। अगला सवाल है 1750 और 1900 के दरमियान वस्ती इंग्लैंड में अनाज की मांग में पैदा होने की 3 वजूहत बताएं। अनाज की मांग में इजाफा होने की वजह बतानी है। तो यहाँ पर भी सबसे पहली वजह क्या है, आबादी में इजाफा। तो 18वीं सदी के वसत से बरतानिया की आबादी में इजाफा होने लगा था और 1750 से 1900 के दरमियान यहाँ की आबादी बढ़कर 4 गुना हो गई थी। आबादी की इस शरह के बढ़ने का नतीजा था कि अनाज की नई मांग पैदा होने लगी थी। यानी कि जब आबादी में इजाफा होगा तो अनाज की मांग में भी इजाफा होगा, क्योंकि सभी लोगों को तो अनाज चाहिए ही चाहिए। दूसरा है सनतकारी, यानी कि औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। बरतानिया में इन सदियों में सनतकारी में इजाफा हुआ था, यानी कि मशीनीकरण का युग आया था। शहरी इलाकों में भी ज़्यादा से ज़्यादा सनतें मौजूद थी।
थी, इसलिए इन इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम पर आ रहे थे। इनकी तादाद में इजाफा होने से अनाज की मांग भी बढ़ रही थी। याद रखोगे कि शहरीकरण और औद्योगिकीकरण की वजह से भी अनाज की मांग बढ़ रही थी, गेहूं की मांग बढ़ रही थी, क्योंकि सनअतकारी यानी कि औद्योगिकीकरण की वजह से ज़्यादा मज़दूर शहरों में आ रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाने की अनाज की ज़रूरत थी। इस वजह से भी पैदावार में इजाफा हो रहा था। अगला है फ्रांस के साथ जंग। तो 18वीं सदी के अवाखिर तक फ्रांस इंग्लैंड के साथ जंग कर रहा था। याद रखोगे कि 18वीं सदी के अवाखिर में फ्रांस इंग्लैंड के साथ जंग कर रहा था। इससे इंग्लैंड की तिजारत पर मुनफी असरात पैदा हो रहे थे, नेगेटिव असरात पैदा हो रहे थे। तो इंग्लैंड में अनाज की कीमतों में इजाफा होने लगा और कीमतें आसमान को छूने लगी। गेहूं पैदा करने वाले किसान ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं पैदा करने लगे थे। बच्चों, जब कभी भी कोई भी चीज़ महंगी होती है और उसकी मांग ज़्यादा होती है तो वो चीज़ महंगी हो जाती है, क्योंकि सभी लोग उसको बेचने की सोचते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से ज़्यादा लोगों ने गेहूं उगाना शुरू कर दिया था। तो बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।